सही चल रहा है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो एंटीबायोटिक्स है। सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो है हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग उसके अंदर दी जाती है। कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि कोई भी अगर बीमारी है, मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, फंगल ग्रोथ हो सकती है, प्रोटोजोअल ग्रोथ हो सकती है, जिसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। मान लीजिए कि कोई बीमारी वायरल थी, लेकिन जिस वजह से जो है बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस वजह से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, इसलिए एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होती हैं एंड कैसे काम करती हैं एंड क्या डोज होती है। आज ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एंटीबायोटिक्स सबके अंदर दी जाती हैं, एनिमल्स के अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी। तो आज का जो मेन मोटो है इसका, बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग दोनों की करेंगे, लेकिन जो डिसीजेज होंगे एंड डोज होंगी वो कैटल्स और स्मॉल एनिमल्स की होंगी। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैसे डेवलप हुई थी। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स थी वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक डॉक्टर थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो अपनी लैब के अंदर बैठे थे एंड लैब के अंदर बैठे बैठे उन्होंने देखा कि एक प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारी फंगस आ गई थी। एंड उन्होंने उस फंगस को देखा माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा कि उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। तो वो बड़े ताज्जुब में हुए, क्योंकि उनके लैब के अंदर जगह जगह बैक्टीरिया थे, लेकिन उस प्लेट के आसपास जो था कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। इसका मतलब क्या था कि उनको लगा कि ऐसी क्या चीज़ बना रहा है जिस वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है और सब जगह बैक्टीरिया है। तो उन्होंने उस फंगस को उठाया, उसमें से कुछ केमिकल्स निकाले, एंड जो केमिकल्स निकाले थे वो पेनिसिलिन्स थी बेसिकली। उनको उस टाइम पे नहीं पता था, उस टाइम पे उनका नाम भी नहीं दिया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे, आर्मी के लोग मारे जा रहे थे उनके। तो उनके पास जो मरीज़ आते थे वो क्या करते थे, उस फंगस को लेकर उन मरीज़ों के ज़ख्मों पे लगा देते थे। और देखते देखते क्या हुआ कि वो जो ज़ख्म थे वो ठीक होने लगे थे। तो उनको एक आइडिया हो गया कि ये जो चीज़ है, कुछ इसके अंदर ऐसा है जो इन्फेक्शन नहीं होने दे रही है। इसे लगाने से क्या हो रहा है, जल्दी घाव क्या भर जाता है। तो इसके बाद जो है इसकी और रिसर्च हुई, फिर 2 साइंटिस्ट और आए। तो बेसिकली 3 साइंटिस्ट को बहुत सालों बाद जाकर नोबेल प्राइज़ मिला था इसकी वजह से, एंटीबायोटिक्स बनाने की वजह से। तो ये मेडिकल साइंस, वेटनरी साइंस के अंदर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है एंटीबायोटिक्स का। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी तो आप बॉडी के अंदर घुसकर बैक्टीरिया को नहीं मार सकते हो। यही एक चीज़ है जो बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, यूरिन के अंदर जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है, जो सबको मारती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स अलग होती हैं, एंटी माइक्रोबियल अलग होती हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक जैसा बोल देते हैं। इसमें बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। एंटी माइक्रोबियल वो होंगी जो सब चीज़ को मारेंगी, फंगस को मारेंगी, बैक्टीरिया को मारेंगी, प्रोटोजोआ को मारेंगी। एंड ये आपकी सिंथेटिक भी हो सकती हैं और ये आपकी नेचुरल भी हो सकती हैं। ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाली जाती हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर थे वो फंगस में से क्या निकाल रहे थे, दवा। इसका मतलब फंगस खुद अपनी दवा बना रही है जिससे फंगस को मारा जा सकता है। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे निकालता है बैक्टीरिया जिनको आप इस्तेमाल करके दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हो। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी इंसान अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करेगा, अपने अपने लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा जिससे खुद मर जाए। लेकिन इसका कारण ये है, जब बैक्टीरिया बहुत सारे एक साथ ग्रो करते हैं तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया जो है खाने के लिए भागता है, दूसरा बैक्टीरिया भी खाने के लिए भागता है, तीसरा भी भागता है। तो अलग अलग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देते हैं। वो मारते कैसे हैं, उनके पास हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, दिखते भी नहीं हमें। क्या करते हैं, वो इन केमिकल्स को निकालते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं और बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते, जिस वजह से ये वाला बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता चला जाता है, जो कि इवोल्यूशन का सिद्धांत है। जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही सर्वाइव करेगा। तो सीधी सी बात ये कि बैक्टीरिया भी कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ केमिकल निकालते हैं जिस वजह से वो और बैक्टीरिया को मार देते हैं और खुद जिंदा रह जाते हैं। अब ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने इसका अपने लिए इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इनको निकाला और उन्हीं को मारने के लिए शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या थी, नेचुरल थी। नेचुरल मतलब हम डायरेक्टली बैक्टीरिया से निकालते थे। इसका एग्जाम्पल क्या था, पेनिसिलिन। अब अगर आप चीज़ नेचुरली कोई चीज़ निकाल रहे हो, इसके क्या नुकसान होंगे? फ़ायदा तो ये होगा कि सस्ती पड़ेगी आपको कुछ करना नहीं है। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होगा, आप जो है फंगस से निकालकर बॉडी के अंदर डालते हो किसी इंसान की। मान लीजिए कि आप फंगस का ही एक टुकड़ा बॉडी के अंदर डालते हो, उससे एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि पेनिसिलिन के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पेनिसिलिन के अंदर क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है अगर आप बिना टेस्ट डोज के पेनिसिलिन लगा देंगे। इसके बाद क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको लैब में बनाना शुरू कर दिया। लैब में बनाना शुरू कर दिया तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो चीज़ लैब में बन रही है। कुछ होती थी जो नेचुरल होती थी, उनमें थोड़े बहुत चेंज करते थे लैब के अंदर बैठकर, उनको सेमी सिंथेटिक बोलते थे।
जैसे सेमी ऑटोमेटिक कार आती है, आधी नेचुरल थी और आधी सिंथेटिक थी वो। तो अलग अलग टाइप के जो है आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं। और एंटीबायोटिक्स क्या हैं? जो कि किल करेंगे। किल मतलब पूरी तरह से किसी बैक्टीरिया को, फंगस को, प्रोटोजोआ को मार देंगे। या फिर स्टॉप, स्टॉप मतलब रोक देंगे क्या? ग्रोथ को। अगर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है उसको बोला जाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक। आगे मैं बताऊंगा आपको बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एस से स्टैटिक याद कर सकते हैं, स्टॉप मतलब एक रुकाव आ जाएगा। किल मतलब होगा बैक्टीरिसाइडल। साइडल मतलब सुसाइड, मतलब किल होता है, बंदा खुद को मार लेता है। तो बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मारेगी, किल करेगी। तो दो तरह से जो एंटीबायोटिक्स काम कर सकती हैं, या तो बैक्टीरिया को मार सकती हैं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकती हैं। जो पहले से बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको मार देगी, और जो कोई अगर नए बनेंगे उनको रोक देगी। तो ये आपको बेसिक सा आइडिया हो गया एंटीबायोटिक्स का। अब सबसे पहले एंटीबायोटिक समझने से पहले समझना पड़ेगा कि क्या बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग एंटीबायोटिक हम क्यों देते हैं, क्या रीज़न होता है अलग अलग एंटीबायोटिक देने का, और इतनी सारी एंटीबायोटिक्स क्यों बनाई गई हैं। तो बेसिकली दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब आप बोलेंगे अगर दिखने में फर्क पड़ेगा तो दिखने में सब एक जैसे होते हैं, तो ये दिखने में अलग अलग होते हैं सिर्फ स्टेनिंग के बाद। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग का मतलब होता है एक डाई होती है जिसका नाम होता है ग्राम। अब ग्राम का मतलब किलोग्राम नहीं है, मिलीग्राम नहीं है, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले ये डाई बनाई थी और बैक्टीरिया के ऊपर डाली थी, डॉक्टर ग्राम। तो अगर डॉक्टर ग्राम ने एक डाई डाली और बैक्टीरिया का रंग बैंगनी हो गया, उसको क्या बोल दिया? ग्राम पॉजिटिव। और जिस बैक्टीरिया ने बैंगनी रंग को ग्रहण नहीं किया उसका क्या हो गया? ग्राम नेगेटिव, क्योंकि उसने ग्रहण नहीं किया। अब इसके एग्जाम्पल से, आप एग्जाम्पल से याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई वो नहीं है कि इसका नाम ऐसा क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों है। ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, एक्टिनोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस, क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस एंथ्रैक्स तो बताइए, लिस्टीरिया, पैस्टोरेला, ब्रूसेला, सैल्मोनेला, बहुत सारे हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या होगा? बैंगनी रंग ग्रहण कर लेंगे, और ग्राम नेगेटिव क्या है? बैंगनी रंग को ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये सीधी सी बात है। अब आपको लगेगा कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हमारा क्या फायदा है, हमें क्या पता चलेगा? वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि मैं समझाऊंगा भी। ग्राम पॉजिटिव ऐसा रंग क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव की जो कैप होती है, कोई जैकेट होती है, बहुत मोटी होती है, ठीक है, वो बहुत मोटी होती है और उनके बीच में छोटी छोटी जगह होती हैं। उस जगह के अंदर कौन जाके बैठ जाते हैं? स्टेन। जिस वजह से जो होता है कलर जो है उसके अंदर रह जाता है। जो ग्राम नेगेटिव होता है बहुत पतला सा होता है बेचारा, उसकी जैकेट बहुत पतली सी होती है, वो इतनी डाई को अपने अंदर सूख के नहीं रख पाती है, जिस वजह से इसका कलर हल्का रह जाता है। ठीक है, इसकी इतनी सी बात है। तो ग्राम पॉजिटिव का क्या है? जैकेट मोटी है बहुत। तो इससे क्या होगा? कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत छोटी छोटी होंगी, जो कि इसको पार करके जा सकती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, वो इसको क्या कर सकती हैं? मार सकती हैं, जो इसके अंदर घुस सकती हैं। तो इस ग्राम पॉजिटिव के अंदर सबसे ज्यादा क्या दी जाती है? पेनिसिलिन दी जाती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या दिक्कत आ रही थी? एक लेयर क्या थी? बहुत पतली सी थी। इसके साथ साथ एक और चीज होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर, एक लिपिड की लेयर होती है। लिपिड मतलब होता है चर्बी, कोलेस्ट्रॉल जो सब होता है वो लिपिड का बना होता है। तो लिपिड मतलब चिकनाई, चिकनाई की लेयर होती है एक। अब उसको कैसे मारा जाए, उसके अंदर कैसे घुसा जाए? उसके अंदर और एंटीबायोटिक यूज होती है, जैसे कि आपकी साइक्लोस्पोरिन्स, सेफ्टाजिडीम, सेफ्ट्राएक्सोन वगैरह जो होती हैं आपकी साइक्लोस्पोरिन्स होती हैं। तो वो ज्यादातर असर किस में करती है? ग्राम नेगेटिव के अंदर। ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या असर करती है? पेनिसिलिन वगैरह। तो ये आपको लिस्ट याद करनी है। ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, आपको फर्क समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये स्टेनिंग का फर्क होता है। स्टेनिंग से हमें पता चल जाता है कि किसकी जैकेट, किसकी वॉल मोटी है, सेल वॉल मोटी है, किसकी पतली है, एंड किसको क्या दवा देनी है। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। अब एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना होता है। कितने टाइप्स की एंटीबायोटिक्स होती हैं, किसको कहाँ रखा जाता है, टेट्रासाइक्लिन को कहाँ रखा जाता है, पेनिसिलिन को कहाँ रखा जाता है, ये सब अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बता चुका हूँ, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो आप फंगस से डायरेक्ट ले लेंगे, बैक्टीरिया से डायरेक्टली ले लेंगे। सिंथेटिक मतलब जो आप लैब में बनाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या आता है? सेमी सिंथेटिक। अगला क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। नैरो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक रेंज, ठीक है। अगर कोई चीज ज्यादा रेंज के अंदर कवर कर रही है बैक्टीरिया को, इसका मतलब वो
ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया को मार सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस को भी मार सकती है, स्टेफाइलोकोकस को भी मार सकती है, डिप्थीरिया को भी मार सकती है, एंथ्रेक्स को भी मार सकती है। वो क्या हो गई? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो बहुत कम टाइप के बैक्टीरिया, गौर देना टाइप बोला है मैंने, कम बैक्टीरिया नहीं बोले। बैक्टीरिया कितने मरेंगे वो डिपेंड करता है आपने एंटीबायोटिक कितनी दी है। कोई सी भी एंटीबायोटिक कितनी दी है वो डिपेंड करेगा आपने बैक्टीरिया कितने मार दिए। तो नैरो मतलब बहुत कम टाइप के बैक्टीरिया को कवर करती है। मान लीजिए जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव को कवर करती है। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को कवर करती हैं, कुछ होती हैं जो सिर्फ एरोबिक को कवर करती हैं, कुछ होती हैं जो सिर्फ एनारोबिक को कवर करती हैं, ठीक है। और लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर, कि कोई एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। अब कैसे काम करती है इसको बस मैं कहानी की तरह बता दूंगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल मेरे को ज़रूरत लगी नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको बताया एक जैकेट होती है, ठीक है। जैकेट को बोलते हैं सेल वॉल। उसके अंदर एक और हल्की सी जैकेट होती है, शर्ट होती है, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। वो पतली होती है। इसके अंदर जो होता है सेल का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और कुछ होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन जैकेट को फाड़ देती हैं, जैकेट को नहीं बनने देती, उनको क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। बीटा लैक्टम बोलते हैं उनको। कुछ क्या करेंगी? अंदर घुस के न्यूक्लियस पे मारेंगी। कुछ क्या करेंगी? प्रोटीन्स को नहीं बनने देंगी। कुछ क्या करेंगी? सेल मेम्ब्रेन को नहीं बनने देंगी। मतलब ओवरऑल क्या करना है? बैक्टीरिया को जो है तहस नहस करना है, बैक्टीरिया को किल करना है, साइडल करना है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे? बैक्टीरिसाइडल। कुछ एंटीबायोटिक क्या होंगी? सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी। कैसे? डीएनए को नहीं बढ़ने देंगी आगे। तब बैक्टीरिया का डीएनए आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो स्टैटिक। तो घूम फिर के सारी कहानी स्टैटिक और साइडल पे घूमती है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक हो सकती हैं। बीटा लैक्टम हो सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन हो सकते हैं, एक क्लास आपकी टेट्रासाइक्लिन्स की हो सकती है, एक क्लास आपकी इसकी हो सकती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की हो सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा। अब हम सीधा जो एक एक एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मैंने आपको समझा दिया है। ये एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तथा कुछ वायरस प्रोटोजोआ पर असरदार होती हैं, ठीक है। अब वायरस जो है मैंने आपको इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि लोग बोलते हैं कि वायरस के अगेंस्ट कोई दवा नहीं है, जैसे एंटीवायरल होती हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ वायरस के अंदर भी क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वायरस क्या करेगा? इम्यूनिटी को कम कर देगा। तो इस सेंस के अंदर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक यहाँ पे काम करती हैं और प्रोटोजोआ के अंदर डायरेक्टली एंटीबायोटिक मारती हैं प्रोटोजोआ को, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, फ्लॉक्सासिलिन, एमोक्सिसिलिन और एंड्रोफ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पर एक डाउट पैदा हो जाएगा, नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने क्या लिखा है? पेनिसिलिन का एग्जांपल लिखा है, और ये सारी की सारी क्या है? एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और एमोक्सिसिलिन क्या है? सारी की सारी पेनिसिलिन है, और इनको मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिखा है। तो पेनिसिलिन जो नेचुरल थी, जो पहले बनाई जाती थी, वो दो टाइप की थी, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। वो क्या है? वो आपकी जो है नैरो है। लेकिन इनको क्या करा बाद में लैब के अंदर जो है चेंजेस करे गए, इनको छोटा बनाते चले गए। तो ये क्या बन गई? क्लोक्सासिलिन बन गई एक दवा बन गई एमोक्सिसिलिन, एक दवा बन गई एम्पिसिलिन। तो अलग अलग टाइप की जब सिंथेटिक पेनिसिलिन आने लगी तो इनका क्या हो गया? स्पेक्ट्रम बढ़ता चला गया, क्योंकि हमने लैब के अंदर बैठ के क्या किया? इनके स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारी एंटीबायोटिक आती हैं, और आपका नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारी आती हैं जो कि कम प्रकार के बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव या केवल ग्राम नेगेटिव पर ही असर करती हैं। इनको क्या बोला जाएगा? नैरो स्पेक्ट्रम। जैसे कि पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव पर ही काम करती है, और एक होती है पॉलीमिक्सिन बी, सिर्फ ग्राम नेगेटिव पर ही असरदार होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक एंटीबायोटिक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन। सबसे पहले यही बनाई गई थी, मैंने आपको समझाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज मिला था इसको बनाने के बाद, और इसे एक फंगस से निकाला गया था, स्ट्रेप्टोकोकस से। और ये ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा असर करती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों करती है असर? क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। पेनिसिलिन आराम से जो है घुस जाती है इसके बीच में, असरदार होती है, इसलिए इसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में रखा जाता है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। पेनिसिलिन से बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जो कि पशुओं में कम देखी जाती है, इसलिए अगर इंसानों में लगाने से पहले से टेस्ट डोज दी जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई भी फंगस की चीज़ या बैक्टीरिया की चीज़ आप बॉडी में डायरेक्टली डालेंगे, आईवी या आईएम, तो क्या होगा? बॉडी क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। बॉडी को क्या लगेगा कि ये किसका पार्ट है? फंगस का पार्ट है, बैक्टीरिया का पार्ट है, और मेरी बॉडी को क्या करेगा? ये नुकसान करेगा। तो बॉडी एक रिएक्शन करती है, इसको बोला जाएगा एलर्जिक रिएक्शन। तो कोई भी पेनिसिलिन देने से पहले क्या करा जाता है? टेस्ट किया जाता है कि क्या इस बंदे के अंदर रिएक्शन होगी या नहीं होगी,
ठीक है, लेकिन एनिमल्स के अंदर इम्यूनिटी इतनी हाई नहीं होती है, जिस वजह से ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट काम करती है क्या, पेनिसिलिन। अब स्ट्रेप्टोकोकस को मारने के लिए क्या था, पेनिसिलिन। निमोनिया जो करता है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस करता है। लेकिन एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। इंडिया के अंदर दो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, एनिमल्स ले लीजिए या ह्यूमंस ले लीजिए, जो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर ये वाला और स्टेफाइलोकोकस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। किसी को नजला खांसी जुकाम है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस होगा या स्टेफाइलोकोकस होगा। कोई चोट लग गई है, उस पर इन्फेक्शन किसका होगा, स्ट्रेप्टोकोकस का होगा, स्टेफाइलोकोकस का होगा। तो पेनिसिलिन किसको मारती थी, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब ये पहले इसकी डोज बता देता हूं मैं, इसकी डोज बाद में बताऊंगा। पहले क्लॉक्सासिलिन पे आते हैं। क्लॉक्सासिलिन क्या आती है हमारी, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक है, नई ग्रुप की पेनिसिलिन है, क्योंकि सिंथेटिक है ये किसको मारती है, स्टेफाइलोकोकस और दोनों को मारती है। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेस्टाइटिस। तो मेस्टाइटिस दोनों करते हैं, और ये जो है ये दोनों को मारती है, इसलिए क्लॉक्सासिलिन को मेस्टाइटिस में काफी असरदार माना जाता है। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था कि क्लॉक्सासिलिन एक ऐसी दवा बनाई जो कि दोनों को मारती है, लेकिन पेनिसिलिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस को मारती थी। अब वापस आते हैं डोज पर। तो पेनिसिलिन की डोज ये है, पेनिसिलिन जी, मैंने आपको बताया था, जी मतलब टाइप ऑफ पेनिसिलिन है, एक होता है वी, एक होता है जी। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी क्या होता है, 400 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट, और ये किससे दी जाती है, IM। ये जो पेनिसिलिन जी या वी होती है, इसको IV क्यों नहीं दिया जा रहा है, IV इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि IV अगर आप डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगे तो रिएक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एकदम से आप ब्लड के कांटेक्ट में डाल देंगे तो एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए इसको कह दिया जाता है IM। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। BD और OD, BD मतलब दिन में 2 बार, OD मतलब दिन में 1 बार। अगर इन्फेक्शन कम है तो दिन में 1 बार, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो दिन में 2 बार। या फिर अगर पेनिसिलिन लॉन्गर एक्टिंग है, लॉन्गर एक्टिंग मतलब लंबे टाइम तक बॉडी में रहेगी, तो आप उसको दिन में 1 बार दे दीजिए, 24 घंटे तक बॉडी में रहेगी। अगर शॉर्टर एक्टिंग है मतलब जल्दी पेशाब में निकल जाएगी, तो आप उसको क्या करेंगे, दिन में 2 बार देंगे, 12-12 घंटे के टाइम में। इसको 24 घंटे में 1 बार देना है, इसको 12 घंटे में, फिर 12 घंटे में देना है। लार्ज एनिमल में इसकी डोज होगी 20 से 40 लाख, ये एवरेज थी डोज। लार्ज और स्मॉल एनिमल की अलग अलग है, 20 से 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 4 से 8 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी क्या, स्मॉल एनिमल्स के अंदर। पेनिसिलिन को किस किस रोग में प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, मेस्टाइटिस, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस भी इसको करता है और आपका स्टेफाइलोकोकस भी करता है। टेटनस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली यूज की जाती है पेनिसिलिन, एंथ्रेक्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज की जाती है, और सबके अंदर आप और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेटनस और एंथ्रेक्स के अंदर मेनली पेनिसिलिन यूज की जाती है। लेप्टोस्पायरा हो गया, लंपी जॉ हो गया, वुडन टंग हो गया, और आपका लोकल इन्फेक्शन, कोई भी चोट लग रही है, चांसेस है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे कि जल गया है, बर्न हो गया है। बर्न के केसेस के अंदर क्या होता है, सेप्टिसीमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर भी आप पेनिसिलिन को दे सकते हैं। क्लॉक्सासिलिन ये एक नई पेनिसिलिन है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेस्टाइटिस के अंदर दी जाती है, और डोज का कोई तरीका नहीं है, डोज आपको हमेशा याद ही करनी पड़ती है। स्मॉल एनिमल में डोज क्या है, 4 से 10 मिलीग्राम पर kg IM। लार्ज एनिमल के अंदर 1 से 2 मिलीग्राम पर kg IM। एम्पिसिलिन भी क्या है आपकी, एक सिंथेटिक है। अब यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा, अब आपको समझ आना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि सिंथेटिक है। इसको हमने लैब में बना के क्या करा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना दिया। ये सफेद पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है, जो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, इसको आप अलग अलग होता है, इसको आपको मिलाना पड़ता है, हमेशा ये मिला हुआ नहीं आएगा। ऐसा क्यों, अगर आप इसको मिला के पहले से रखेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आप इसको रख देंगे तो क्या होगा, पाउडर नीचे बैठ जाएगा और दवा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर आपने इसको पाउडर में मिलाया है तो आप इसको जल्दी क्या करते हैं, यूज करते हैं, आप इसको स्टोर करके नहीं रखते। इसलिए मार्केटिंग कंपनीज क्या बनाती हैं, पाउडर अलग बनाती हैं और डिस्टिल वाटर अलग बनाती हैं, क्योंकि अभी स्टेबल नहीं है। किस किस रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस, रिटेन प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा अगर कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर होगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रिटेन प्लेसेंटा। निमोनिया के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट भी काम करता है। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ किडनी या फिर कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एम्पिसिलिन की डोज क्या है, 2 से 7 मिलीग्राम पर kg अगर IV देते हैं।
और ओरल क्या है 4 से 10 मिलीग्राम पर केजी। अब आपको सवाल पूछना चाहिए कि और पेनिसिलिन को हम ओरल क्यों नहीं देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर हम ओरली दे दें कोई दवा को तो हमें आईवी सीखना नहीं पड़ेगा, लेकिन एम्पिसिलिन को हम ओरली दे सकते हैं और अभी तक मैंने बताई उसको ओरल नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एम्पिसिलिन के अंदर डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे चेंज किए हैं, जब पेट के अंदर ये दवा जाएगी तो पेट के अंदर जो एसिड होते हैं वो इसको ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आपने पेनिसिलिन नॉर्मली खा ली तो पेट के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वो क्या करेगी, असर नहीं करेगी। बेसिकली पेनिसिलिन इसलिए, एम्पिसिलिन इसलिए बनाई गई थी कि इसको ओरल हम दे सकें, क्योंकि सारी की सारी जो आपने पेनिसिलिन पढ़ी अब तक वो क्या है, तो आईवी है या फिर आईएम है। आईएम और ज़्यादा पेनफुल होती थी, इसलिए इसको आईवी पे लाए, फिर आईवी के बाद किस पे चेंज किया, इसको ओरल पर। ये क्या होता है, पेट के अंदर जाकर डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, ऐसी की ऐसी रहती है, इसके बाद एब्जॉर्ब होती है, इसके बाद अपना असर दिखाती है। इसको ओडी दे सकते हैं, बीडी दे सकते हैं, सेम बात है। अगर कम है तो ओडी, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो बीडी। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत कम बैक्टीरिया पर काम करेगी। पहले इसका इस्तेमाल टीबी के लिए किया जाता था, आजकल नई दवा आ गई है ट्यूबरक्लोसिस के लिए ह्यूमंस के अंदर। स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है दूसरी तरह से इसको यूज किया जाता है, फर्स्ट लाइन इसको यूज नहीं किया जाता टीबी के अंदर। अगर इसको कम मात्रा में देंगे तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करती है, और अगर अधिक मात्रा में देंगे तो ये बैक्टीरिसाइडल बन जाती है। अब ये समझ आ गया होगा आपको, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकेगी। 1 से 2 नहीं बनेंगे, 2 से 4 नहीं बनेंगे, 4 से 8 नहीं बनेंगे, 16 नहीं बनेंगे, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया थे 8 थे 10 थे उनको क्या करेगी, खत्म कर देगी। तो अगर आप इसको कम डोज में देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक होगा। अगर थोड़ा बढ़ा के देंगे मात्रा इसकी तो बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगा। अब इसे प्रथम रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंदर साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं और बैक्टीरियल रेसिस्टेंस देखी जाने लगी है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत पुरानी दवा है, ऐसा नहीं है कोई नई दवाई है। और बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अगेंस्ट अपनी एक रेसिस्टेंस बना लेता है। ये क्या होता है, अगर आप बैक्टीरिया को बार बार एक तरह की एंटीबायोटिक देते रहेंगे या फिर एंटीबायोटिक बहुत कम मात्रा में देंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसका एक तोड़ निकाल लेगा। उसका जो डीएनए होता है वो बार बार चेंज होता रहेगा और वो कुछ ऐसे केमिकल बनाने लगेगा जो इस एंटीबायोटिक को क्या करने लगेंगे, खत्म करने लगेंगे। उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस। इसलिए जो है आजकल इसका यूज कम किया जाता है और ये बैक्टीरियल रेसिस्टेंस की वजह से यूज नहीं होती है। इसके यूजेस एचएस, सेप्टिसीमिया, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया एक ही बात है, विब्रियोसिस और एंटेराइटिस। नियोमाइसिन, नियोमाइसिन क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए असरदार है। इसका मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस आईवी या आईएम देने से टॉक्सिसिटी कर सकती है। नियोमाइसिन को जो है आईवी और आईएम नहीं दिया जाता है, ये मैं बता रहा था। इसलिए इसको क्या डाला जाता है, या तो लोकली डाला जाता है या फिर इसको जो है लोशन की तरह, ऑइंटमेंट की तरह लगा सकते हैं, या फिर इसको चोट के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आई ड्रॉप पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, अगर दस्त हो रहे हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है और आई इन्फेक्शन हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्यों दिया जाता है, क्योंकि लोकली देते हैं। यहाँ आप इसको ऑइंटमेंट की तरह लगा सकते हैं या इन्फेक्शन की तरह लगा सकते हैं। जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन के यूजेस क्या क्या है, स्यूडोमोनास के अंदर दे सकते हैं, इकोलाई के अंदर दे सकते हैं जो कि अलग टाइप की डायरिया करती है, क्लेप्सिला के अंदर दे सकते हैं, एरोबैक्टर के अंदर दे सकते हैं। जेंटामाइसिन इसलिए यूज नहीं की जाती है आजकल क्योंकि इसके अंदर ओटोटॉक्सिसिटी या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। एनिमल्स के अंदर ओटोटॉक्सिसिटी हो ना हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसानों के अंदर अगर ओटोटॉक्सी होगी तो इंसान को आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, इंसान बैलेंस नहीं बना पाएगा अपना, वो चक्कर खाने लगेगा, ठीक है, उसको चक्कर आने लगेंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब होता है अगर किडनी फेल होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको जो है बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं किया जाता है क्योंकि क्या कर सकती है ये, ओटोटॉक्सिसिटी या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सेम चीज होती है जो सल्फर ड्रग्स होते हैं आपके, आप सल्फर ड्रग्स को अगर लंबे टाइम तक यूज करोगे तो साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। अगला आ गया आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसके यूजेस आपको याद करने हैं, एचएस, लेप्टोस्पायरा, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, एप्सिस और बंज। मैंने अब तक नहीं पढ़ा है, एप्सिस और बंज के अंदर दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि एप्सिस के अंदर क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। एप्सिस का मतलब क्या होता है, कोई भी जगह बंद है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पस हो गया है, बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन है। अब कोई बंद जगह के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होगा, एनारोबिक, जिसको सांस लेने की जरूरत नहीं है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों होंगे, जिस वजह से आप इसको यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन को। ये दोनों के लिए अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है। फिर एनाप्लाज्मोसिस के अंदर भी आप टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं जो कि प्रोटोजोल है। अब सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड मतलब सल्फर ड्रग्स भी बोला जाता है इनको। तो स्टार्टिंग में जो था सल्फर ड्रग का क्या काम होता था, डाई की तरह यूज किया जाता था।
सल्फर को डाई की तरह यूज़ किया जाता था। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जहाँ सल्फर रखा जाता है वहाँ पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि सल्फर जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, जो गंधक होता है सल्फर, ठीक है। तो उसको फिर जो चेंज कर करके क्या बनाया, सल्फोनामाइड बनाया। स्टार्टिंग में जब सल्फोनामाइड था उससे क्या होती थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती थी। फिर इसकी डोज को कम कर दिया गया, कम करते करते फिर आप एक ड्रग बना दिया जिसको बोला गया सल्फोनामाइड ड्रग्स। ये बेसिकली एक ग्रुप होता है, इसके अंदर और सारे ड्रग्स आते हैं जैसे कि आपका सल्फाजिडीन और हाँ सल्फाडाइजीन। और ये किस पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव पे ज्यादा काम करता है, ग्राम नेगेटिव पे कम करता है। इसका मतलब पेनिसिलिन की तरह है। पेनिसिलिन भी क्या करती है, ग्राम पॉजिटिव पे ज्यादा काम करती है। ऐसे मैंने ऐसे याद रखा है P4 पॉजिटिव, P4 पेनिसिलिन। ग्राम पॉजिटिव पे कौन काम करता है, पेनिसिलिन, और ग्राम नेगेटिव पे कम काम करती है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर लंबे टाइम तक देंगे तो दस्त हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो सकती है, बॉडी के अंदर कमजोरी आ सकती है, भूख के अंदर कमी हो सकती है, दूध में कमी हो सकती है। इसलिए बताया जाता है जब सल्फर ड्रग्स देंगे आप किसी कैटल को तो 2-3 दिन के लिए क्या हो सकता है, दूध के अंदर कमी हो सकती है। और जो एक एडवाइस फार्मर को दी जाती है कि 5 दिन तक आप दूध ना पिएं, क्योंकि उसके दूध के अंदर हो सकता है कि सल्फर ड्रग आ रहा है। इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, कोई एलिमेंट्री इन्फेक्शन है, कोई जेनाइटल इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो गया, जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे कि मेस्टाइटिस हो गया, और एचएस आपका हो गया सेप्टिसीमिया, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सल्फर ड्रग की वो मैं आपको बता रहा हूँ। सल्फा और ट्राइमेथोप्रिम क्या है, जिसको मार्केट में जो है कोट्राइमोक्साजोल के नाम से बेचा जाता है। तो अगर आप सल्फर ड्रग को अकेले यूज करेंगे, ट्राइमेथोप्रिम के साथ नहीं यूज करेंगे, तो क्या होगा, बैक्टीरियो स्टैटिक की तरह काम करेगा। अगर आप इस ड्रग को मिला देंगे किसके साथ, ट्राइमेथोप्रिम के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरियोसाइडल बन जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइमेथोप्रिम का खुद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। आजकल सल्फा को ट्राइमेथोप्रिम के साथ दिया जाता है। सल्फा को ट्राइमेथोप्रिम एक साथ बैक्टीरियासाइडल एक्शन देते हैं। यदि केवल सल्फा को इस्तेमाल किया जाए तो बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन आता है, यानी बैक्टीरिया की वृद्धि को सिर्फ रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बैक्टीरिया को मारते भी हैं ऊपर। तो इसके एग्जाम्पल क्लोट्राइमोक्साजोल, जो कि सल्फा और ट्राइमेथोप्रिम का मिक्सचर होता है, और ये हो गया सल्फाजिडीन, और भी होते हैं डायजीन। तो ये थी एंटीबायोटिक की क्लास बेसिक सी। और हमने क्या क्या डिस्कस करा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से स्टार्ट किया था। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जो डाई को पकड़ लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, जो डाई को छोड़ देंगे वो ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की जो होती है सेल वॉल मोटी होती है, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कौन कौन से एंटीबायोटिक काम करेंगी, पेनिसिलिन काम करेंगी, और आपका ये सल्फर ड्रग्स काम करेंगे। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह, जैसे कि आपका सेप्ट्राइफजोन, सेप्टाजिडिन वगैरह जो है काम करती हैं। सेफेलोस्पोरिन की भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 क्लास होती हैं। वो ग्राम नेगेटिव के अंदर ज़्यादा काम करेंगी। टेट्रासाइक्लिन आपका बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसे कि एप्सिस वगैरह के अंदर आप इसको दे सकते हैं। मेस्टाइटिस के अंदर जो आप क्या देंगे, जो आपको बताया था मैंने, क्लॉक्सासिलिन। क्लॉक्सासिलिन क्यों देंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़, स्टेफ और स्ट्रेप्टोकोकस को मारने की एबिलिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा कि कोई भी एंटीबायोटिक सिर्फ एक टाइप के बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं बनी होती है, आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ की शर्त है कि उस बैक्टीरिया के अंदर उस एंटीबायोटिक को लेकर क्या नहीं होना चाहिए, रेसिस्टेंस। अगर आपको एक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आप देते रहेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर अगर रेसिस्टेंस है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको जो है अलग एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी। और एंटीबायोटिक यूज़ करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कितने टाइम तक एंटीबायोटिक चलाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आप लंबे टाइम तक कोई एंटीबायोटिक देंगे, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, कैटल के अंदर नुकसान हो जाएगा। अदर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ज़्यादा और नुकसान क्या होगा, ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब कान जो है बहरा हो जाएगा एनिमल, चक्कर आने लगेंगे उसको, किडनी खराब हो जाएंगी, दस्त हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप इसको सही टाइम और सही डोज में नहीं देते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है, जो कि आप डिसाइड करेंगी कौन सा बीमारी है, कौन सा बैक्टीरिया है, और कितने टाइम के लिए आपको देना है, ठीक है। इस सबको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको अगला क्या सोचना है कि कितने टाइम तक इसको चलानी है, और इसकी डोज कैसे आपको चेंज करनी है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप बीडी देंगे, इन्फेक्शन कम है तो ओडी देंगे। और अगर आप पेनिसिलिन लगाते हैं, एनिमल्स के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए बता रहा हूँ, ह्यूमंस के अंदर लगाएंगे तो आपको टेस्ट डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो सकते हैं, एलर्जी के रिएक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका लेक्चर था एंटीबायोटिक्स के ऊपर। पीपीटी में शेयर कर दूंगा बाद में। और थैंक यू सो मच, गुड नाइट।